हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ठेका लागत विधि की। ठेका लागत विधि में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है ठेका लागत विधि। ठेका लागत विधि में देखो, सीधी सी बात है, हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकल को करेंगे और साथ में इसके एमसीक्यू भी करेंगे। ठेका लागत विधि में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मान लो कि ठेका कहाँ दिया जाता है, जैसे कि मान लो किसी भी हमें सड़क बनानी है तो वहाँ पर हम लोगों का ठेका का काम होगा। पुल बनाना है तो वहाँ पर ठेका का काम होगा। तो मान लो कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी है उसका नाम है, कोई कंपनी है उसका नाम है ए कंपनी है, ठीक। अब वो ठेके लेती है, मान लो कि एक जगह है ये सड़क बनानी है, उसको एक यहाँ का ठेका लिया उसने, एक दूसरी जगह सड़क बनानी है तो एक यहाँ का ठेका लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कंपनी ने बहुत से प्रकार के ठेके लिए, ठीक है। अब मान लो कि ये जो ठेका लिया है ये इसने लिया है हैदराबाद में, और ये ले लिया है इसने कलकत्ता में, मतलब कि रोड बनाने का ठेका लिया है। तो एक कंपनी जो है वो कई जगह पर ठेका लेती है, ठीक है। अब उसने देखना है कि उसको, इस कंपनी को ये देखना है कि उसे हैदराबाद वाले ठेके में कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, ये देखना है। और उसे कलकत्ता वाले में देखना है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है कि एक अकाउंट बनाती है, और अकाउंट बनाएगी, उसको बोलेंगे, कंपनी खाता बनाएगी और खाते बनाएगी तो उसको बोलेंगे हम लोग ठेका खाता। उसे को क्या बोलेंगे हम लोग? ठेका खाता। और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो हम लोगों ने जान लिया कि कंपनी क्या करती है कि एक ठेका बनाएगी, अब ठेका खाता बनाएगी तो इसका ठेका खाता अलग बनाएगी, और ये कलकत्ता वाली जो ठेका लिया है इसका खाता अलग बनाएगी। तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी एक मान लो कि अकाउंट बनाएगी। अब अकाउंट बनाएगी तो उसमें क्या करेगी कि दो कॉलम बनाएगी, एक कॉलम रखेगी डेबिट कॉलम और एक कॉलम रखेगी क्रेडिट कॉलम। मतलब कि एक साइड रखेगी अपने ऋणी पक्ष को और एक साइड रखेगी अपने धनी पक्ष को। इसमें क्या करेगी कंपनी की, जैसे मान लो कि हैदराबाद वाली ठेका है, हैदराबाद वाला कंपनी का ठेका है, उसने क्या किया है कि ऋणी पक्ष में क्या क्या आइटम है कि वहाँ पे कितना खर्च हुआ है और वहाँ पे कितना इनकम हुई है। मतलब इनकम जो होती है वो सरकार देती है, इनकम जो होती है वो सरकार सड़क बनवाएगी। अब सरकार सड़क बनवाएगी तो इनकम वही देगी। तो धनी पक्ष में ज़्यादातर आइटम वही आते हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो धनी पक्ष में मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रखा दिया हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो सरकार देगी। मान लो कि कोई ठेका है उसमें कंपनी ने अपने में धनी पक्ष में रख लिया। अब कंपनी क्या करेगी, उसमें ऋणी पक्ष के डेबिट पक्ष में आइटम वो रखेगी जो उसने खर्च किए हैं, और इन दोनों में जो अंतर होगा, जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, कंपनी क्या करेगी कि ऋणी पक्ष में मान लो कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ये मान लो कि हैदराबाद वाला जो ठेका है सड़क बनाने का ठेका, ये कंपनी ने लिया है 5 लाख में, ठीक है। तो सरकार जो है इन कंपनी को देगी 5 लाख रुपए, और कंपनी ने इस ठेके पर खर्च किया है 4 लाख रुपए। तो कंपनी ये देखेगी कि कंपनी ने क्या क्या खर्च किया है, कंपनी ने मटेरियल लगाएगी, कंपनी लेबर लगाएगी, तो ये सारे के सारे खर्चे हो जाएंगे इसके डेबिट पक्ष में। और धनी पक्ष में ये अपनी इनकम रखेगी। इनकम में कौन सी इनकम रखेगी? जो इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्राप्त होगी। अब क्या होगा कि इसमें से देखिए कि 4 लाख रुपए खर्च किए हैं और मिले कितने? 5 लाख रुपए। तो कंपनी इसीलिए ठेका जो है लेती है कि कभी कोई ना कोई ठेके पे कंपनी को कुछ ना कुछ ज़रूर बचेगा। तो बचने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है या फिर प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार। अब व्यापार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसमें होता है ठेके का व्यापार। तो उन्होंने क्या किया कि 4 लाख रुपये लगाए, 4 लाख रुपए उन्होंने अपने बिजनेस में खर्च किए हैं और प्राप्त कितने किए? 5 लाख। तो एक ठेके पर इनको कितना लाभ हुआ? तो आप लोग कहेंगे एक ठेके पर इनको 1 लाख का लाभ हुआ। तो इसी को बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। कंपनी का क्या हो गया? इस ठेके पर इसको इतना बचा। तो ये ठेका, मान लो कि ये ठेका हम लोगों ने बोल दिया है, इसको हम लोगों ने, कंपनी ने बोल दिया है कि इसको फर्स्ट, इसको बोल दिया है फर्स्ट और इसको बोल दिया है सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ठेके पर कंपनी को कितने मिले हैं? तो आप लोगों को प्रॉफिट के रूप में देख लिए 1 लाख रुपए मिले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग देखो इसकी थ्योरी भी आती है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आशय को हम लोग जान लेते हैं कि लिखा हुआ है ठेका लागत विधि से आशय। ठेका लागत विधि से आशय देखिए क्या लिखा हुआ है कि ठेका लागत विधि विशिष्ट आदेशित लागत विधि का एक अंग है, जहाँ ग्राहक के आदेशानुसार कार्य किया जाता है। सरल शब्दों में ठेका लागत विधि लागत लेखांकन की वह विधि है जो ऐसे व्यवसाय में अपनाई जाती है जहां
पृथक पृथक ठेके गैर पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं। तो इसके बारे में थ्योरी में भी थोड़ा लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठेका एक बड़े आकार का, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठेका एक बड़े आकार का कार्य होता है जो एक से अधिक लेखांकन वर्षों तक चलता रहता है। अब जरूरी नहीं है कि एक लेखांकन वर्ष में ठेका पूरा हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क कोई मान लो कि एक्सप्रेस वे बनाती है, तो जैसे मान लो कि कोई सरकार है कोई एक्सप्रेस वे बनाती है, तो वो काम जो है वो एक वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं होता है, वो काम 10-15 साल या 5 साल में पूरा होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं होता, इसीलिए लिखा हुआ है कि ठेका एक बड़े आकार, जैसे मान लो कोई स्टेडियम बनाना है, अब स्टेडियम बनाना है तो कोई ना कोई कंपनी लेगी। अब कंपनी लेगी तो वो जो काम करेगी उसको ठेका बोलेगी। अब ठेका बोलेगी तो उसमें क्या करेगी कि कंपनी कहेगी हम ये स्टेडियम बना देंगे, इतने में बन जाएगा, मान लो 10 करोड़ या 5 करोड़ में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ठेका। ठेका एक बड़े आकार का कार्य होता है। यह जो है अधिक लेखांकन वर्षों तक चलता रहता है। अतः यह प्रत्येक ठेके के लिए अलग अलग ठेका खाते बनाए जाते हैं। मान लो कि एक हम लोगों ने अलग स्टेडियम के लिए दिया है, एक हम लोगों ने सड़क के लिए दिया है। तो कंपनियां होती हैं जो बहुत से कार्य करती हैं, तो उन्हीं को बोलती हैं, वो कंपनियां जो होती हैं उनके अलग अलग अपने अकाउंट बनाती है, देखती है कि हमें इस ठेके से इसको, मतलब जैसे मान लो सड़क बनाई तो कंपनी, उस कंपनी को देखेगी कंपनी कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ठेका को बनाते हैं। अब इसमें जान लेते हैं कि ठेका लागत विधि के अंतर्गत उद्देश्य क्या होते हैं। ठेका, इसमें लिखा हुआ है ठेका लागत विधि के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक ठेका की कुल लागत का निर्धारण। मतलब सबसे पहले हम लोगों को ठेका लागत विधि में एक मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो हम लोगों ने लिया है, कंपनी ने कोई लिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कह देती है कि कंपनी ये जो है वो 5 लाख में बनाएगी या 10 लाख में बनाएगी, तो कंपनी सबसे पहले इसका निर्धारण कर लेती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रत्येक ठेके पर होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण। अब ठेका लागत जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, ठेका खाता बनाएंगे, उसमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो 2 बातें से हम लोगों को ठेका लागत विधि में पता चलती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पता चलता है और एक कॉन्ट्रैक्ट का हम लोगों को लाभ हानि पता चलता है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई इस ठेके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि यह एक लिखित या मौखिक समझौता होता है। सरकार के द्वारा या तो लिखित होगा या मौखिक होता, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा सरकार से लेगा या किसी और से लेगा तो एक प्रकार से लिखित या मौखिक होता है। इस समझौते को ठेका, मतलब कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठेका देने वाले को ठेकादाता कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, तथा ठेका कार्य करने वाले को ठेकेदार बोलते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कहा जाता है। कार्य पूरा करने के प्रतिफल के रूप में, मतलब कि कंसिडरेशन के रूप में उसको भुगतान जो की जाने वाली राशि है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यह मूल्य ठेकादाता एवं ठेकेदार द्वारा पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। मान लो कि कोई नगर पंचायत है और उसने दिया है कि गली में जो है ईंटें बिछाने का काम दिया है किसी ठेकेदार को। अब वो पहले ही निश्चित कर लेगा कि ये जो ठेका है, नगर पंचायत भी निश्चित कर लेगी जिससे कि ठेकेदारों से ज़्यादा ना मांग सके, और ठेकेदार भी निश्चित कर लेगा कि कहीं नगर पंचायत हमें कम ना दे दे। तो इसलिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस होता है वो पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे मान लो काम हो गया तो हो सकता है कुछ आदान प्रदान में दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए पहले ही बात कर ली जाती है कि हम लोग इतने में करेंगे, अगर आपको राजी हो तो करवाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस होता है उसको पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। अब बात आती है आगे कि ठेका लागत विधि के प्रमुख तत्व। ठेका लागत विधि के जो प्रमुख तत्व होते हैं उन्हें फीचर्स बोलते हैं। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठेका लागत विधि के प्रमुख तत्व निम्नलिखित होते हैं या फिर निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो उनमें जो पहला तत्व होता है, उनको पहले तत्व को हम लोग पढ़ते हैं कि ठेका स्थल पर किए जाते हैं। जो ठेके पर कार्य किए जाते हैं वो ठेके स्थल पर ही किए जाते हैं, जो ठेकेदार के व्यवसाय स्थल से अलग होता है, ठीक है, जो ठेकेदार के व्यवसाय स्थल से अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ठेका बड़े आकार का कार्य होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बड़े आकार का कार्य होता है जो 1 से अधिक लेखांकन वर्षों में पूर्ण होता है।
मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कोई एक्सप्रेस भी बनना है तो वो 1 साल का काम तो होगा नहीं, मान लो 10 साल या 5 साल का काम होगा। जैसे मान लो कोई रेलवे लाइन बिछनी है तो वो भी 10 साल या 15 साल का बात होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है वो एक लेखांकन वर्ष में पूरा नहीं होता है। इससे आप लोगों की थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी और आप लोग MCQ भी इसके करने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक ठेके पर एक अलग लागत निर्धारण के लिए पृथक पृथक इकाई होती हैं। प्रत्येक ठेका एक अलग लागत निर्धारण के लिए अलग इकाई होती हैं। 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ठेकादाता द्वारा किए गए कार्य आदेशानुसार ठेके को पूर्ण अर्थात उसके द्वारा बताए गए निर्देश, किस्म, रंग, रूप, डिजाइन आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। मतलब कि जैसा सरकार चाहती है या जैसा कोई कंपनी चाहती है, जैसे मान लो कि हमें किसी ने कहा है कि ठेका को इसको काम करना है तुम्हें, ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कर दिया और मान लो फिर बाद में पसंद नहीं आया, तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हैं। उसे मान लो कि किस क्वालिटी का सामान चाहिए तो उसी प्रकार से हम सामान बनाएंगे। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से हम कुछ बना दें, वो बाद में लेना और हम लोगों का जो रुपये है वो फालतू में फंस जाए। तो इस प्रकार से काम को नहीं करना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि ठेका एक निश्चित प्रतिफल के बदले में किया जाता है। मतलब कि जो काम किया जाता है, ठेका दिया जाता है, ठेका लिया जाता है तो वो एक ज़रूरी प्राइस के लिए लिया जाता है। मतलब कि 1 रुपये के लिए लिया जाता है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। और 6वें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ठेकेदार को भुगतान किस्तों में किया जाता है। ठेकेदार को भुगतान किस्तों में भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई ठेकेदार है, ठीक है, उसने कहा है कि हमें ये जो रोड है ये रोड बनानी है, ठीक है, इसमें रोड में हमें ईंटें बिछानी है, ये काम है हमारा, ठेकेदार का काम है कि इसमें नीचे ईंटें बिछानी है। तो उसने कर दिया है मान लो ये आधा काम, तो उसको जो है वो आधे रुपए दे दिए जाएंगे। मान लो कि इतने पूरे काम के लिए हम लोग रुपए देते हैं उसको, मान लो कि इतने पूरे काम के लिए 90,000 रुपये देंगे, ठीक है, तो उसने इतना काम कर दिया है, मतलब कि 1/3 काम कर दिया है, तो उसको हम लोग 1/3 के बराबर या उससे थोड़ा कम भी रुपए दे सकते हैं, किस्तों में रुपए दिए जा सकते हैं, ठीक है, जो पूर्ण कार्य के प्रमाणित होने के पश्चात होता है। पूर्ण कार्य के प्रमाणित होने के पश्चात होता है। इसकी बात हम लोग आगे आएंगे, क्वेश्चनों में आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कार्य को प्रमाणित ठेकेदाता के इंजीनियर, विशेषज्ञ या आर्किटेक्चर द्वारा किया जाता है। आगे ये बात आप लोगों को और अच्छी समझ में आ जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि देखिए कि मैंने क्या किया हुआ है कि इसको ठेका खाते का नमूना दिया है आप लोगों को, स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप लोग अगर ठेका बनाएंगे या ठेका अकाउंट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोई कंपनी है, ठीक है, ठेकेदार का नमूना दिया हुआ है जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्षों की मदें दिखाई जाती हैं। प्रस्तुत है एक इंडियन हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है, मतलब कि कोई इंडियन हाउसिंग कंपनी है, वो क्या करती है, वो हाउस बनाती है। तो हाउस बनाएगी तो ये हाउस बनाया तो इसका ठेका अलग बनाएगी, मतलब इसका ठेका खाता अलग बनाएगी, इसका ठेका खाता अलग बनाएगी, और ये हाउस बनाया इसका ठेका खाता अलग बनाएगी। तो एक कंपनी है जो हाउस बनाती है, उसने अलग अलग अपने अकाउंट बनाए हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखना है, अगर दिया हो क्वेश्चन में तो लिखना है आप लोगों को। पर्टिकुलर एंड टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। ये सब बातें फालतू की बातें नहीं लिखनी है, लेकिन मेन बात जो है वो आप लोगों को ज़रूर लिखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस साइड में कहीं भी लिख लेना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और एक चीज़ और लिखनी है कि कब ठेका स्टार्ट हुआ है और कब ठेका कंप्लीट हुआ है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है, भले ही आप कुछ लिखें या ना लिखें, लेकिन इन बातों को ज़रूर लिखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर, उसके बाद डेट कब स्टार्ट हुई है और डेट कब ख़त्म हुआ है ठेका, और उसके बाद लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, मतलब ठेका कितने में काम करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है, हम लोग अब डाल देंगे इसमें, अब हम लोग इसमें डाल देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसी को बोलते हैं ठेका खाता। अब ठेका खाता हम लोगों ने, मान लो कि हम क्वेश्चन बनाएंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे साथ में कि ठेका खाता बनाया, ठीक है। अब ठेका खाता बनाया तो कोई कंपनी है, कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले अपने पक्ष में रखेगी रेडी पक्ष में, कुछ आइटम रेडी पक्ष में रखेगी और कुछ आइटम धनी पक्ष में रखेगी। अब धनी पक्ष में क्या क्या रखेगी और रेडी पक्ष में क्या क्या रखेगी, इन बातों को हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं स्पेसिमेन में लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए कि रेडी पक्ष का मतलब होता है कि हम लोगों को पैसा कहाँ से आता नहीं है, रेडी पक्ष में हम लोगों का जाता है, मतलब कि हम लोगों ने कितना खर्च किया है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ठेका जो है उस पर मटेरियल खर्च होगा, क्योंकि ठेका अगर हम लोग काम करेंगे ठेके पर तो उसमें मटेरियल तो लगना है, और मटेरियल हम लोगों को परचेज करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल
परचेज। अब परचेज किया मान लो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब मान लो कि हम लोगों ने कोई स्टोर से मंगाया, ठीक है, तो हम लोगों ने मान लो मेरे पास एक स्टोर है तो हम लोगों ने वहाँ से मंगाया तो वहाँ उसको भी लिख देंगे। और मान लो कि किसी दूसरे ठेका से हम लोगों ने लिया, जैसे मानो कि ये जो चल रहा है ये ए ठेका है और ये बी ठेका है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक हाउस बनना है और यहाँ पर भी एक हाउस बनना है। अब इनको पड़ेगी मटेरियल की ज़रूरत, तो इनके पास मटेरियल उपलब्ध है, तो इन्होंने क्या किया कि ये इनको दे दिया मटेरियल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना मटेरियल इनको ट्रांसफ़र किया है। तो इनके में लिख के आ जाएगा ट्रांसफ़र फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक ही कंपनी के दो ठेके हैं। जैसे मान लो ये कंपनी है, इसका भी ये ठेका है और इसी का भी ये ठेका है। तो इसने ऑर्डर दिया है कि बी ठेके को कि तुम ए को सामान भेज दो, और उसने क्या किया, सामान इनको भेज दिया। अब जब इनके पास हो जाएगा तब ये इनको भेज देंगे, नहीं होगा तो ये जो हेड ऑफिस है ये उपलब्ध कराएगा बी को, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अदर कॉन्ट्रैक्ट से अगर आया हो तो यहाँ लिखेंगे, इन तीनों का टोटल करके लिख देंगे हम लोग बाहर। ये हो गया हम लोगों का मटेरियल का मैटर। हम लोग अभी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे साथ में। अब मान लो कि मटेरियल के अलावा हम लोगों की लगी है लेबर, और लेबर को हम लोग क्या देंगे, मजदूरी। अब देंगे तो हम लोग रेडी पक्ष में रखेंगे, ठीक है। लेंगे तो लेबर से आएंगे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ठेका में क्या होगा कि जो है लेबर लगी होगी, मटेरियल भी लगेगा। मान लो सड़क बननी है, अब ये सड़क बननी है तो इसमें मटेरियल लगेगा, हम लोगों का मटेरियल लगेगा, और इसमें क्या लगेगी, इसमें लेबर भी लगेगी। तो लेबर हम लोग क्या देंगे, उसको वेजेस देंगे। अब वेजेस दे दी हम लोगों ने, मान लो ये अगर पुरानी कोई वेजेस बाकी है तो उसको भी जोड़ लो और उनको ऐड करके दे दो। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लो कि कोई, अब मान लो यहाँ पे लेबर भी लगी है, मटेरियल भी लगा है, और मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे रोड रोलर जो होता है, जो समतल करता है, वो भी चलाते हैं। अब वो भी चलाएंगे तो उसका भी खर्चा आएगा, तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे मान लो कि कोई लेबर को खाना भी चाहिए, ठीक है, और उनको पानी भी चाहिए। मेरा ये है कि हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे डेबिट पक्ष में सारे के सारे आइटम जो लिखेंगे वो हम लोग ऐसे लिखेंगे जो हम लोगों के खर्चे हैं, तो हम लोग सारे के सारे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अगर हम लोगों के पास कोई मटेरियल बचता है, अगर कोई मटेरियल, जैसे मान लो कि इस कंपनी के पास कोई मटेरियल बचा है तो वो अपनी कहाँ रख लेगी, बचा हुआ मटेरियल रख लेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में। और क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों का किधर आता है, आप लोगों को मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों का कहाँ आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, तो वो आता है डेबिट साइड में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब मान लो कि ये मटेरियल इन्होंने परचेज किया था, उसमें से ठेका में लगाया और बच गया, तो वो कहाँ रखेंगे हम लोग, वो हम लोग रखेंगे क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मटेरियल हम लोगों ने रख लिया है। अब मान लो कि हम लोगों को प्लांट, हम लोगों ने अगर कोई चीज़ सोल्ड की है तो वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और हम लोगों के पास अगर कोई माल है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अगर प्लांट को हम लोगों ने किसी को वापस किया है तो वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे और आगे करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग करेंगे, बस हम लोगों से इतना पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं, थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। अगर MCQ में अगर आएगा तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाएंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं इसको, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्व क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विवरण से ठेका संख्या 200, तो इसमें लिखा हुआ है ठेका संख्या 200 बनाइए। हम लोगों को ठेका खाता बनाना है। तो इस ठेके में हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल कितना लिया है, 39,600 का, लेबर कितनी लगाई है 26,400 की, और विशेष प्लांट हम लोगों ने एक और प्लांट लिया है 17,600 का। स्टोर को हम लोगों ने स्टोर से सामग्री कितनी ली है 7,040 की, लूज टूल्स लिए हैं 3300 के, और ट्रैक्टर की लागत आई है हम लोगों की नीचे दी हुई है, हम लोग उसको भी देख लेंगे। चलाने हेतु ट्रैक्टर की लागत आई है 2200 रुपये, ड्राइवर की मजदूरी आई है 3520 रुपये, और अन्य व्यय हुए हम लोगों के 2640 रुपये। ठेका 13 सप्ताह में पूरा हुआ। देखो एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट में काम चालू पर होगा, या तो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, माल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, या फिर जो ठेका है वो पूरा हो गया होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें ठेका पूरा हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ठेका कितने दिनों में पूरा हो गया, तो आप लोग देखेंगे कि 13 सप्ताह में पूरा हो गया। इस अवधि के अंत में प्लांट को प्रारंभिक लागत पर 15% ह्रास काट कर लौटा दिया जाता है। मतलब कि हम लोगों ने ये जो विशेष प्लांट लिया है, ये देखिए, ये हम लोगों ने विशेष प्लांट लिया है, किसी से लिया होगा बाहर से, हम लोगों ने मान लो रोड रोलर लिया है। अब उसमें हमने क्या किया, उसका यूज़ किया
और उसका यूज़ करने के बाद हमने उसी को लौटा दिया जिसका ये रोट लॉरल था। मान लो कोई जेसीबी ली, तो जेसीबी हम लोगों ने इसलिए ली कि हम लोगों ने कहा है कि जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, हम भाई आपको जेसीबी लौटा देंगे। तो उसमें जो है डेप्रीसिएशन उनका जो है वो 15% काट के हम लोग उनको लौटा देंगे। लौटाए गए खुले औजार, खुले औजार का मतलब हम लोगों ने जो औजार लिए तो उनको भी हम लोग लौटा देंगे। और स्टोर को क्रमशः 2200 और 890 था, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं। ट्रैक्टर का मूल्य कितना था? 20,000 रुपये, तथा उस पर हिरास जो है वो 15% चार्ज किया जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। हमें क्या कहा है कि आप प्रशासन व्यय कुल कारखाना व्यय पर 10% की दर से प्रदान कीजिए। ठेका मूल्य जो दिया है वो 1 लाख रुपए दिया है। मतलब इतने पूरे काम के लिए कंपनी ने कहा है या किसी ने कहा है कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आपको ये काम करना है। अगर कंपनी को पड़ता खाएगा तो कंपनी करेगी, और कंपनी को खा रहा होगा इसीलिए तो कंपनी देखेगी कि हमें इस ठेके से लाभ हुआ या हानि। तो हम लोग चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसी को बोलते हैं ठेका खाता। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो 200 नंबर का अकाउंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन सा है? ये 200 नंबर का होने वाला है। अब बात आती है कि हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि पर्टिकुलर उसके बाद अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट क्रेडिट। मतलब कि हम लोग इधर रखेंगे सारे के सारे अपने जो खर्चे हैं वो इस साइड में रखेंगे, और इस साइड में हम लोग रखेंगे अपने जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसको रखेंगे, या हम लोगों के पास जो बचा है उसको रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप लोगों ने मटेरियल कितना लगाया है। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने मटेरियल लगाया है 39,600 का। तो हम लोग इस नाम को लिख देंगे, 2 में नाम लिख देंगे, 2 में डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, तो आप लोग कहेंगे 39,600 का। उसके बाद देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है कि पारिश्रमिक को बोलते हैं वेजेज। तो हम लोगों ने वेजेज दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो वो देंगे हम लोग वेजेज, और वेजेज दिए हम लोगों ने 26,400 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों ने एक प्लांट लिया है, विशेष प्लांट, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे क्योंकि ये हम लोगों का खर्चा है। तो प्लांट लिया है तो हम लोग लिख देंगे प्लांट, और वो प्लांट कितने का लिया है, तो आप लोग कहेंगे वो हम लोगों ने लिया है 17,600 का। उसके बाद देखिए कि स्टोर्स को सामग्री भी ली है हम लोगों ने, और सामग्री ली है, तो हम लोग लिख देंगे 2 स्टोर्स इशूड। स्टोर से अगर हमने कोई सामग्री ली है तो वो कितने की ली है, 7,040 की। लूज टूल्स भी लिए हैं, खुले औजार को बोलते हैं लूज टूल्स, तो हम लोगों ने खुले औजार भी लिए हैं, तो हम लोग इनको भी लिख देंगे लूज टूल्स। जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली हैं उनको हम लोग सारी की सारी डेबिट साइड में रखेंगे क्योंकि ये हमारे सारे के सारे खर्चे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक्टर की ली है, तो ट्रैक्टर जो लिया है वो याद रखिए कि ट्रैक्टर की लागत को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न है हम बताएंगे आपको। उसके बाद देखो ट्रैक्टर की लागत में हम लोगों ने चलाने के व्यय जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, 2200 रुपये, तो हम लोग इनको लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे 2 में, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 में ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। और ट्रैक्टर एक्सपेंसेस में हम लोग कौन कौन से लिख देंगे, तो हम लोग लिख देंगे रनिंग मटेरियल। रनिंग मटेरियल में कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे 2200 हैं। उसके बाद हम लोगों के वेजेस में ड्राइवर की वेजेस है, ड्राइवर की वेजेस कितनी है, तो आप लोग कहेंगे 3520 है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है, मतलब इसी में हम लोगों के अदर एक्सपेंसेस, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिए हैं 2640। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब तीनों चीज़ें हो गई हम लोगों की। उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो डेप्रीसिएशन होता है
मतलब हिरास होता है, 15% हिरास है। तो ट्रैक्टर का जो है वो ट्रैक्टर तो पूरा ऐसा है, मतलब कि हम लोगों ने ठेका है, इस पर हम लोगों ने कोई ट्रैक्टर लिया है 20,000 का, तो ये ठेका जो है ये ठेका हो जाएगा पूरा। तो ट्रैक्टर थोड़ा ना मेरा ख़राब हो जाएगा, वो अगले ठेके पर यूज होगा। तो हम लोग इस पर सिर्फ लिखते क्या हैं, सिर्फ डेप्रीसिएशन को यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 में लिख देंगे हम लोग डेप्रीसिएशन ऑन ट्रैक्टर। और कितना परसेंट है, तो आप लोग कहेंगे कि ये 20,000 का जो है 20,000 की लागत का हम लोगों का ट्रैक्टर था और उस पर 15% हिरास लगाया जाता है, मतलब 15% उसकी वैल्यू कम हो गई इस ठेके पर काम करते हुए। तो 0 से 0 कैंसिल और 15 दूनी 30। तो ये हम लोगों का हो गया कि हम लोगों का खर्चा कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया ट्रैक्टर को चलाने का। यहाँ पर 17,000 का, देखो 20,000 का ट्रैक्टर था तो 20,000 का तो पूरा यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन में उसमें कमी आई है वो आई है 3,000 रुपये। अब बात आती है कि 3,000 रुपये तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन 3,000 रुपये यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसका रीज़न है इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो 15% प्रति वर्ष लगता है। अब आप लोग कहेंगे कि प्रति वर्ष लगता है, तो 15% जो प्रति वर्ष होता है, तो इसमें जो काम हुआ है वो कितने हफ्तों का हुआ है, 13 हफ्तों का। और पूरी साल में हम लोगों के कितने हफ्ते होते हैं, 52। तो हम लोग यहाँ पे जो लगाएंगे डेप्रीसिएशन वो सिर्फ 13 हफ्तों का लगाएंगे। तो 13 बटे लिखेंगे हम लोग 52 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का डेप्रीसिएशन आएगा 750 रुपये। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर काम हुआ है, इस ठेके पर काम इन्होंने किया है, तो 52 हफ्तों की जगह कितना किया है, 13 हफ्तों का। ठीक है, अगर मान लो यहाँ दिन दिए होते तो हम लोग दिन में करते 365 और जितने दिन दिए होते वहाँ पर ऊपर रख देते। मान लो महीने दिए होते तो यहाँ पर रखते 12 और जितने महीने दिए होते यहाँ पर लिख देते। तो इस प्रकार से हम लोग इनको लिख सकते हैं आगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसमें देखिए हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों के पास क्या क्या बचा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि लौटाए गए औजारों के स्टोर्स, और मतलब कि हम लोगों को औजार बचे हैं हमारे 2200 के और सामग्री बची है 890 की। तो जो बचा हुआ माल है वो हम लोग रखेंगे अपने क्रेडिट साइड में। तो हम लोग बाई साइड में लिख लेते हैं, बाई साइड में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या, तो बाई साइड में हम लोग लिखते हैं स्टोर्स। क्या क्या लिखेंगे, तो बाई लूज टूल्स पहले लिख देंगे, लूज टूल्स। तो वो कितने बचे हैं, तो वो बचे हैं 2200 के। देखिए आप लोग लूज टूल्स को देखिए ध्यान से कि पहले कितने लिए थे 3300 के और बच कितने गए 2200 के। तो जो बचे हैं उनको हम लोग अपने क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, क्योंकि अब हम लोग को कितने के लेने नहीं है। अब बाई साइड में हम लोग लिखेंगे और चीज़ें, जो स्टोर्स इशू है, स्टोर्स इशू में हम लोग लिख देंगे मटेरियल। तो वो कितना है, वो है आप लोगों का 890। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि डेप्रीसिएशन जो है उसको लिख देंगे, प्लांट जो है तो उसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है एक बात, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्लांट लिया था 17,600 का। ये देखिए लिखा हुआ है प्लांट लिया था 17,600 का। और इसमें देखो लिखा हुआ है कि इस अवधि के अंत में प्लांट को प्रारंभिक लागत पर 15% ह्रास काट कर लौटा दिया गया। तो लौटा देंगे हम लोग, तो ये प्लांट जो लिया है इसको हम लोग 15% ह्रास काट कर उनको लौटा देंगे। और लौटाएंगे तो हम लोग क्रेडिट साइड में रखेंगे बाई रिटर्न प्लांट। तो हम लोगों ने लौटा दिया है, तो लौटा दिया है तो कितने का था, 17,600 का। और 15% हम लोग काट लेंगे, तो 15% हम लोग इसको काट लेंगे, क्योंकि 15% के आगे कोई वार्षिक बात नहीं लिखी हुई है, तो हम लोग इसको निकाल देंगे 15/100। ठीक है, तो 17,600 का जो आइटम था उसमें डेप्रीसिएशन कितना आया, तो आप लोग कहेंगे उसमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आएगा 2640। और इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो जिस शेष आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 14,960 का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग करेंगे इनके टोटल, और टोटल करेंगे तो हम लोग दोनों साइड के टोटल करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है टोटल कीजिए, तो टोटल करेंगे हम लोग, इनके टोटल करेंगे तो इनका टोटल अलग आएगा। ठीक है, तो इनका टोटल आएगा हम लोगों का, हम लोग इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा 1,03,050। ठीक है,
और यही टोटल हम लोगों का इधर हो जाएगा 1,03,050। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, 3,050 इधर पूरा, क्योंकि कम जगह है अपने पास, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो हम लोग इसको इसमें लिख दिया हम लोगों ने 3,050, इसको साफ लिख देते हैं, 1 सेकेंड। इसका टोटल आएगा हम लोगों का 1,03,050। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोगों का जो टोटल है वो डेबिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का टोटल कितना है, 1,03,050, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो इसका हम लोग टोटल करेंगे, जो शेष बैलेंस आएगा उससे हम लोग बैलेंस लिख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बैलेंस लिख लेंगे, क्योंकि अभी ये काम और करना है। तो हम लोग जितना बैलेंस आएगा इनको घटाने के बाद, ठीक है, तो इन नंबरों को हम लोग घटा लेंगे, तो इनके बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा हम लोगों का 85,000। ठीक है, तो वो कितना आएगा, 85,000। बड़े टोटल में से हम लोग छोटे टोटल को घटाएंगे, तो हम लोगों का जो बैलेंस आएगा उसको लिख लेंगे हम लोग 85,000। अब 85,000 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे इस बैलेंस को, जो बैलेंस ये है, इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस। ये बैलेंस हम लोगों ने इधर उतार लिया है और इसको लिख दिया है 85,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से कि क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी कि आप प्रशासन व्यय, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कुल कारखाना परिव्यय पर 10% की दर से प्रदान कीजिए। कुल कारखाना परिव्यय कितने हैं, तो आप लोग बताइए कि कुल कारखाना परिव्यय कितने हैं। तो आप लोगों ने कहा है कि जो हैं हम लोगों के 85,000 रुपये। ठीक है, तो 85,000 रुपये जो हैं, ये जो कुल कारखाना परिव्यय हैं ये 85,000 रुपये हैं। इनका 10% हम लोगों को देना है, खर्चा और है, तो 10/100 बराबर 85,000 ये और खर्चा है। तो हम लोगों को लिख देंगे इस खर्चे का नाम कि प्रशासनिक व्यय। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगर इसमें बोली जाती बात तो ही हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है 85,000 रुपये, क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो 10% था इसका। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कितने का था, तो वो लिया था हम लोगों ने 1,00,000 रुपये का। तो जो 1,00,000 रुपये हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग रखेंगे क्रेडिट साइड में, अपने नाम से रखेंगे, उसको नाम से रखेंगे, यहाँ पर कैसे नाम से रखेंगे, तो उसको नाम के रखेंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब ठेकादाता है उनको कितना रुपये देगा, 1,00,000, तो इसीलिए इन्होंने क्रेडिट में रख लिया है 1,00,000 रुपये। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये और डेबिट साइड में लिखा हुआ है 85,000 और प्लस 85,000। इनको टोटल कर लेते हैं हम लोग, 85,000 और प्लस में 85,000, इनका टोटल करेंगे हम लोग। ये खर्चे हैं हम लोगों के चीज़ 0 0 5 8 5 13 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1 और 8 और 1 9, तो मतलब खर्चा कितना है 93,500 और हम लोगों को मिला कितना है 1,00,000 रुपये। तो हम लोग देखेंगे हम लोगों को कितना लाभ हुआ, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, माइनस कीजिए 0 0 5 और ये है 9 में से 3 गई 6 और यहाँ पे बचेगा 9 में से 9 0। हम लोगों का आंसर कितना आएगा 2 में प्रॉफिट आएगा हम लोगों का 2। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा हम लोगों का, तो वो आएगा 65,000 रुपये और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1,00,000 रुपये और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कितना 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आज किया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, और भी आगे करेंगे। आप लोग अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसी को रिवाइज करके बार बार देखते रहिए और हम अच्छी तरीके से और अगले वीडियो और भी बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और MCQ भी साथ में कराएंगे। थ्योरी की रिक्वेस्ट है कि सभी लोग थ्योरी को साथ में करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।